वाली ट्रिक बताने वाला हूं जो परीक्षा हाल में आप देखते ही समय आंसर को सही क्लिक कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते समय बता दें कि एक पेन और एक कॉपी उठा लो और उस स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिएगा। हम इस वीडियो को 10 मिनट में खत्म करेंगे। लास्ट में उसी ट्रिक के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ट्रिक सटीक है या नहीं। समास यहां पर हेडिंग डालिएगा। दोस्तों याद रहे कि आपको ये कोई भी किसी भी टीचर ने ऐसी ट्रिक बताई नहीं होगी आज तक। देखिए समास हेडिंग पड़ेगी, यहां से समास हेडिंग में आपको 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही इसकी परिभाषा से ही पूछ लिए जाते हैं। फिर हम चलेंगे दोस्तों ट्रिक पर, ठीक है। तो देखिएगा समास को क्या कहते हैं, तो ये जान लीजिएगा कि समास संक्षिप्तीकरण ही समास है, यानी जो संक्षेप है वही समास है, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक स्टार बना के लिख लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो यह भी क्वेश्चन आया है। जब भी 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं तो दोस्तों संधि बनती है और इसीलिए हमने इसको रेड कलर करके रखा है। याद रहे जब वर्ण मिलेंगे तो संधि बनेगी, संधि आंसर ढूंढिए ऑप्शन में, और जब शब्द मिलेंगे तो आप समास ढूंढिएगा। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने से समास बनता है और जब वर्णों के मिलने से बनेगा तो वो संधि बनेगी। डाउट क्लियर? कोई डाउट ये आपको क्लियर नहीं कर पाएगा, किताबी ज्ञान तो कतई नहीं क्लियर कर सकती, ठीक है ना। समास के भेद कितने होते हैं ये सब जानते हैं, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा 6 भेद होते हैं। और याद रखिए एक और पॉइंट यहां पर बढ़ाइएगा, 4 क्वेश्चन मैंने बताया तो समास का जो विलोम होता है वो बेटा क्या होता है, व्यास होता है। ये भी यहां से आपको जानने चाहिए। समास के भेद अगर 6 होते हैं तो कौन से होते हैं जो हम ट्रिकी वे में पढ़ने वाले हैं, 1 नैनो सेकेंड में पढ़ने वाले हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय, पांचवा है अव्ययी भाव और लास्ट वन छठा है बहुब्रीहि समास। दोस्तों यही समास एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा आएगा नहीं। याद रहे यहां पर सबसे पहला जो है आपको डालना है हेडिंग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, कैसे इसको एग्जाम हाल में बहुत आसान तरीके से हम लॉक करेंगे। सबको पता होता है कि भाई उसमें देख लो द्वंद्व समास में कि ये वाला आपको चिन्ह दिख जाए तो बस वही आंसर है। ये गलती मत करना, ये चिन्ह दोस्तों अव्ययी भाव में भी मिलता है। जो आपको आज डाउट क्लियर, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेते हैं बच्चे, वही अगर खतरनाक होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं ये बताओ रात रात में कौन सा समास है, रात और रात में कौन सा समास है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे द्वंद्व है, जो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि आपने देख लिया योजक चिन्ह। तो आपका ज्ञान भैया बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जिनको नहीं पता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करता हूं द्वंद्व समास क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ो, बाद में हम अव्ययी पढ़ेंगे। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, मतलब क्वेश्चन यहीं से बनता है, बहुत बार बना है, इस बार भी बनेगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, अगर किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो समास कौन सा होता है, तो लिखिए अपने नोट्स में, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दोनों पद प्रधानता वाला समास द्वंद्व होगा, कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा इसकी ट्रिक 2 है। अब 2 में एक ही ट्रिक आपका काम आ जाएगा। द्वंद्व समास में अधिकतम, हमने वर्ड लिखा है अधिकतम, सभी में नहीं, 99% जो है इस चिन्ह का यूज होता है, 1% नहीं होता है। 99% कहां पर होता है वो भी बताएंगे दोस्तों। द्वंद्व समास में अधिकतम जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों राम सीता, एक तो इस तरीके से अगर लिखा है तो आपने ये देख लिया कि भैया ये वाला जो है ये वाला चिन्ह लगा है तो लगा दिया, और राम और सीता इसको जब तोड़ोगे तो यहां पर निकलेगा मुख से कि राम और सीता, तो तुरंत हो गया। लेकिन दोस्तों हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि द्वंद्व समास कब होगा। द्वंद्व समास तभी होगा जब उसके आपस में शब्द विलोम होंगे। जैसे भाई का बहन है, विलोम का मतलब है उल्टा होना, भले ही लिंग बदल जाए, समान नहीं रहने चाहिए। द्वंद्व समास में योजक लगा है और योजक को लगाते ही द्वंद्व मत मार देना। यह भी चेक करना कि द्वंद्व में योजक लगा है और वो विपरीत लिंग के हैं या नहीं, या विपरीत शब्द है या नहीं, या विपरीत विलोम है या नहीं, समझिएगा मेरी चीज। और उसमें और का लोप हो रहा या नहीं हो रहा, यही नहीं बच्चे समझते हैं। जैसे सुख का जो है उल्टा होता है दुख, पाप का उल्टा होता है पुण्य, भाई का उल्टा बहन होता है, राम कृष्ण, माता और पिता, रात और दिन, है ना। तो ये क्या है, यह है दोस्तों आपके द्वंद्व समास हैं। यह चीज क्लियर हो गई। और जब सेम सेम आ जाए दोस्तों, बोले कि दिन और दिन, इसमें योजक चिन्ह देख लिया बच्चे ने लगा दिया, गलत हो जाएगा। हमें यह भी देखना है कि क्या सेम सेम तो नहीं है, अगर सेम सेम है तो द्वंद्व समास नहीं होगा। अब ये कैसे होगा ये आगे जानेंगे, उससे पहले हम द्विगु समास पढ़ते हैं। चलिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, क्वेश्चन यहीं से बनता है,
कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वही द्विगु समास कहलाता है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से हर शेर, हर शेरनी, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों याद रखिएगा, संख्यावाची अगर पद प्रधान है तो द्विगु समास होगा। ट्रिक क्या है कि अगर द्विगु समास में संख्या की प्रधानता है, बात खत्म। जैसे नवरत्न 9 आ रहा, सप्तदीप 7 आ रहा, त्रिभुवन 3 आ रहा, शतमंजिल 7 आ रहा। मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान भाषा में आप सभी को हम चीज़ों को बता रहे हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि भैया हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया। जहां पर डिजिट होगा वहां पर बेटा क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय, कर्मधारय क्या है? चलिए कर्मधारय पढ़ लेते हैं और फिर आपको बताते हैं वो दिन दिन और रात रात वाला जो योजक चिन्ह वाला समस्या थी वो कहां पर आपको लगानी है, वो भी डाउट क्लियर करेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास हर क्वेश्चन की परिभाषा, हर समास की परिभाषा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चों को पता होना चाहिए। वीडियो लाइक जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो मस्ती से पढ़ते रहो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है उत्तर पद विशेष से होता है। अब आपको समझी में नहीं आएगा क्योंकि यही तो किताब में लिखा है। याद रहे, जो समास किसी शब्द की विशेषता बताए, हमेशा एक ट्रिक याद रखो अपने दिमाग में कि कोई भी समास आपसे पूछा जाए तो उस शब्द को, जैसे काली मिर्च है, उस शब्द को तोड़ लो 2 भागों में। काली प्लस मिर्च, भले ही ना टूटे फिर भी तोड़ लो अपने मन से, भले ही ना टूटे। जैसे पीछे हमने समास पढ़ाया तो जैसे बोला नवरत्न, 9 तोड़ लिया और रत्न तोड़ लिया। कितने रत्न है? 9। संख्या आई है, बोले द्विगु समास हो जाएगा। समस्या क्लियर हो गई। ऐसे ही कोई भी शब्द आपके सामने आए तो उसको तोड़ लो। यानी क्वेश्चन में पहला तो परिभाषा आप याद कर लीजिएगा कि अगर किसी समास में विशेषण पद प्रधान है तो कर्मधारय होगा, अगर किसी समास में विशेषता बताई जाती है तो कर्मधारय होगा। अब ट्रिक देखिएगा, विशेषता बताने वाले को कर्मधारय कहते हैं, यही ट्रिक है। अब बोले सर कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा शब्दों को तोड़िए, लिखिए आंसर, लिखिए वहां पे क्वेश्चन लिखिए एग्जांपल में कि काली मिर्च। अब मैंने अगर लिखा भी भाई कि काली है और एक तरफ लिखा मिर्च है, क्लियर है? तो ये मिर्च कैसी है दोस्तों? काली है। ये मिर्च की विशेषता है कि वो काली है। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास कैसा कोट है या तुम्हारा कैसा रंग है, बोला कि मेरा रंग जो है सफेद है, मेरा रंग काला है, तो उसके रंग की विशेषता है कि दोस्तों वो काला है। या मैं कहूं कि रमेश जो है बहुत ईमानदार लड़का है, तो उसकी क्या विशेषता है कि वो ईमानदार है। इसी तरीके से इस मिर्च की क्या विशेषता है? लाल है, नीली है, पीली है, हरी है। तो लाल मिर्च जो है कैसी है? या तो लाल होगी, लाल मिर्च भी कहीं ना कहीं कर्मधार है, काली मिर्च भी कहीं ना कहीं कर्मधार है। इसी तरीके से कमल कैसा है? नीला है ना? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर पीतांबर को आप थोड़ी देर के लिए अभी हटा दीजिएगा। पीतांबर क्यों हटा दीजिएगा मैं बताऊंगा। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्रमा सा। सिंपल सी बात समझिएगा, सिंपल सी बात समझिएगा। अब पीतांबर दोस्तों क्यों? पीतांबर देखिएगा, पीला है अंबर कह सकते हो, लेकिन पीतांबर जब आपके ऑप्शन में बहुब्री ना हो तब आप कर्मधारय लगाइएगा। अभी मैं बताऊंगा कर्मधारय और बहुब्री में क्या फर्क है। सबसे पहले वो आपको जो है ये वाला डाउट क्लियर कर देते हैं जो मैंने वहां पर बताया कि द्वंद्व समास में क्यों ना लगाएं। जो योजक चिन्ह वाला है ये अधूरा ज्ञान आपका खत्म करते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव को यहां पर हेडिंग डालिए और उसमें लिखिएगा कि ऐसा कौन सा समास है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो दोस्तों अव्ययी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन की ट्रिक लिखिएगा कि प्रत्येक उपसर्ग वाला समास अव्ययी भाव कहलाता है। अब आप कहोगे उपसर्ग क्या होता है? तो शब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रतिदिन, तो दिन के आगे प्रति लगा है तो ये प्रतिदिन, दिन के आगे प्रति लगा है, यही दोस्तों उपसर्ग होता है। याद रहे कि दुनिया का कोई भी शब्द है तो उसको तोड़ना पड़ेगा समास के लिए। ये मैं ट्रिक बताता हूं, ये कोई आपको नहीं बताएगा। ना किताब में लिखा होगा कि शब्द को तोड़ के तब आप समास करिए, मैं बताता हूं आपको, ना कोई यूट्यूब चैनल वाला बताएगा आपको। क्योंकि आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे एग्जाम में 100% में आपको सोचना ही नहीं पड़े कि अरे ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक होगा, धुआं करना है उसी एक ऑप्शन को। देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी आपके पास शब्द हो तो उसको तोड़ लिया करिएगा। प्रत्येक उपसर्ग का मतलब है कि आप स्थान के आगे देखिए यथा लगा है, हमने कहा आ धन जीवन, जीवन के आगे आ लगा है, आंसर क्या हो गया? अव्ययी भाव। दिन के आगे प्रति तो उपसर्ग है, अव्ययी भाव। समय के आगे यथा उपसर्ग है, अव्ययी भाव। अब एक और चीज लिखिए कि अगर नोट में लिखिए नीचे, अगर कोई समास रिपीट शब्द होता है, जैसे रात रात और योजक लगा है तो बच्चे द्वंद्व लगा देते हैं।
कोई भी शब्द रिपीटेशन में होता है, कोई शब्द बार बार आए और उसमें द्वंद्व वाला समास का जो योजक चिन्ह है यूज हो रहा है, तो दोस्तों वो अव्ययी भाव होगा। और जब दोस्तों आपस में विलोम हो, जैसे रात और दिन, तब क्या होगा? तब ये द्वंद्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपस में विलोम। आपस में जब विलोम ना हो दोस्तों, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा दोस्तों, तो वहां पर अव्ययी भाव होगा। क्लियर है? याद रखना है। और जब रिपीटेशन में हो तो दोस्तों वहां पर आप क्या लगाओगे? आप अव्ययी भाव लगाओगे। और जब ना रिपीटेशन में हो, जब विलोम हो, तो द्वंद्व लगाओगे। ठीक है, चलिए। बहुब्री समास क्या होता है? बहुब्री समास दोस्तों देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, बहुब्री समास वो होता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है। नीचे लिखो, एक हेडिंग नोट बना के नई हेडिंग लिखाता हूं। ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो बहुब्री समास कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दशानन 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, मेरी बात समझ गए? बहुत बढ़िया। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं जो समास होता है बहुब्री में, वो तीसरे पद की प्रधानता की बात करता है। तीसरा अर्थ निकलना चाहिए। जैसे उस शब्द में कुछ नहीं है। जैसे अगर हमने बात करें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दशानन 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। दशानन में रावण का तो जिक्र नहीं है, लेकिन आनन का मतलब है कि 10 मुख हैं, तो एक ही बंदा है, और एक बंदा है वो रावण। नीलकंठ भगवान किसकी? शंकर की बात कर रहा है। नीलाकंठ है जिसका लंबा है उधर, भगवान गणेश जी। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। इन सभी में शिव जी हुआ, रावण हुआ, या गणेश जी हुए, श्री कृष्ण। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्या इसमें ये जिक्र है? नहीं है। क्या नीलकंठ में भगवान शिव का जिक्र है? नहीं है। इसको निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। बहुब्री तो बहुत आसान होता है। अब दोस्तों तत्पुरुष की अगर मैं बात करूं, तो आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको 4, यहां 5 कर लेना। ठीक है ना, छठा हो गया था, 5 कर लेना बहुब्री में। छठा है तत्पुरुष। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी पहला पद जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा, तो वो दोस्तों आपका अव्ययी भाव। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा, वो तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष। दूसरे पद को ही उत्तर पद कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एक कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। क्वेश्चन में यहीं से पूछा जाता है। तत्पुरुष थोड़ा सा आपको कठिन लगता है जब क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि ये बताओ रोगग्रस्त में कौन सा समास है। ठीक है ना, और ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा। इनमें से है तो तत्पुरुष, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है। अगर आपसे कह दे कि रोग मुक्त में कौन सा समास है, तो भैया दिक्कत है। रोगग्रस्त में अगर देखा जाए तो करण भी आ जाता है। और रोग मुक्त की बात, जब कोई चीज अलग हो रही, रोग बिल्कुल जा रहा है, मुक्त हो रहा है शरीर से, तो अपादान तत्पुरुष, क्योंकि से आ रहा है। समझिए ट्रिक क्या है कर्म तत्पुरुष में। तो कर्ता ने कर्म को, हमेशा कर्म के साथ जो आपका विभक्ति होता है वो को का लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, आंसर क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, आपको उसका अर्थ निकालना होगा। गिरह को काटने वाला, तो को आया है, को आया है तो कर्म हो जाएगा। यहीं पर करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में से आता है। विभक्ति क्या है? से। जहां करण कारक चिन्ह का उपयोग हो और से विभक्ति का प्रयोग हो। लिख लीजिएगा। जन्मजात में समास कौन सा है? अब 4 ऑप्शन दे दे, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष या कर्ता तत्पुरुष, जो कुछ भी आपको दे फिलहाल। तो वहां पर अगर आपको यहां पर करना पड़ेगा कि भाई जन्मजात तो जन्म से उत्पन्न, तो जहां पर से आएगा वहां पर कर्ण तत्पुरुष। याद रहे कि अलग नहीं हो रहा है। जब से अलग के रूप में होगा तो अपादान होगा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा तो कर्ण तत्पुरुष। गुणहीन, गुणों से हीन तो भाई कर्ण तत्पुरुष। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? बहुत बढ़िया। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब क्या है जान लेते हैं। जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान कारक चिन्ह का मतलब होता है कि कोई के लिए की बात कर रहा है, के लिए। ठीक है ना, और के लिए का मतलब होता है कि संप्रदान कारक होगा। आप संप्रदान तत्पुरुष को संप्रदान कारक से जोड़िए। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी है तो आंसर संप्रदान। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह है, आंसर संप्रदान। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, जो भूमि है वो युद्ध के लिए है तो आंसर संप्रदान। क्योंकि सभी में के लिए आ रहा है, संप्रदान हो जाएगा। जहां अपादान की बात करें तो अपादान हेडिंग डालिएगा। अपादान में क्या होता है? अपादान में दोस्तों अलग होता है। नोट कर लीजिएगा कि जब कोई चीज अलग हो रही हो। जैसे धनहीन, धन गया, धन से हीन, भाई धन जिसके पास नहीं है वही तो धनहीन है। भयभीत, भय से भीत, इसमें भी से आएगा। लेकिन फर्क इतना है कि इसमें जो है अलग नहीं हो रहा है और इसमें अलगाव हो रहा है। करण में साधन के रूप में होता है और अपादान में अलगाव के रूप में होता है। जन्माग्न, जन्म से अंधा, पूरी तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है ना।
संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष दो बचे हैं, देख लीजिएगा। संबंध में क्या होता है, जहां पर रिलेशन को दिखाया जाए, जहां संबंध कारक चिन्ह का उपयोग होता है, जैसे प्रेम सागर। और संबंध कारक में क्या आता है, या तो का आएगा या की आएगा या के आएगा। ये हमेशा काकी के बराबर संबंध, ये आपको याद कर लेना है। याद रहे कि को आता है कर्म में, इसमें देखिए को कहीं नहीं है। संबंध तत्पुरुष में प्रेम सागर, प्रेम का सागर, काकी के आएगा अगर तो संबंध तत्पुरुष होगा। दिनचर्या, दिन की चर्या, संबंध तत्पुरुष। भारत रत्न, भारत का रत्न, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि का की का इस तरीके से अगर आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष होगा। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है वो में होती है, पर होती है। नोट कर लीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट करिए। जहां अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग हो, मतलब यही तो चिन्ह है, यही तो चिन्ह है। और इसमें कौन से चिन्ह थे, काकी के, जो मैंने लिखाया है आपको। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण में आया है, अधिकरण हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, अधिकरण हो जाएगा। घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो चलिए हम दो क्वेश्चन करते हैं कि किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। अब देखते हैं कि भाई आपने कितना पढ़ा है। तो हमने कहा कि संयोजक शब्द का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, योजक चिन्ह की बात करें। अब ध्यान रहे, योजक चिन्ह केवल द्वंद्व समास में ही प्रयोग होगा। वो एक अपवाद के रूप में अव्ययी भाव की बात करता है, क्योंकि क्वेश्चन की परिभाषा ही द्वंद्व समास की है, जहां पर योजक चिन्ह प्रयोग हो, संयोजक चिन्ह प्रयोग हो। वो हमारे पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, तो आंसर सिंपल सा है कि द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा संख्यावाची जो डिजिट बताता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, जन्माग्न। तो मैंने कहा जन्म से अंधा, तो से किसमें आएगा, तत्पुरुष में आ जाएगा। इसी तरीके से यथा स्थान, अगर कोई दुनिया का कोई भी शब्द है, अगर उसमें उपसर्ग लगा स्थान के आगे तो उपसर्ग लगा है तो वो अव्ययी भाव तो जाएगा, तो लेकिन उसका विग्रह क्या होगा, स्थान के अनुसार, है ना। एक और कर लेते हैं, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का, भाई दोनों पदों के माध्यम से तीसरा अर्थ निकले, तो मैंने कहा था दशानन, लंबोदर, तो क्या हो जाएगा, बहुप्री हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरा जरूर बताइए। नीचे टेलीग्राम की लिंक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन